नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप सभी ने सर्कस कभी न कभी देखा जरूर होगा। सर्कस में ऊंचे झूले पर कलाबाजियां खाते कलाकार और रिंग मास्टर के इशारे पर नाचते शेर और भालू भी आपने बखूबी देखे होंगे। दरअसल सर्कस में इंसान और जानवर तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इन दिनों हमारे देश में भी एक सर्कस चल रहा है, लेकिन इस सर्कस में यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन है जानवर और कौन है इंसान। हमारी ये खास रिपोर्ट देखकर आप खुद ये तय कीजिए कि देश में चल रहे कोरोना के सर्कस में आखिर जानवर है कौन। रात से तड़प रहे हो, नहीं वो ही बेड में। कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ उनको, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। जी हाँ, ये कोरोना का सर्कस है। ये वो सर्कस है जिसमें ऑक्सीजन के छूले पर कोरोना मरीज की सांसें कभी ऊपर तो कभी बेहद नीचे चली जाती हैं और सांसों का ये करतब मरीजों के परिजनों के लिए एक अभिशाप बन गया है। दरअसल देश में फैली कोरोना महामारी ने अब एक ऐसे सर्कस का रूप ले लिया है जिसके झूले पर कब किसका नंबर लग जाएगा, ये बात कोई नहीं जानता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि कोरोना के सर्कस पर सरकार और प्रशासन की नजरें भी गड़ी हैं, लेकिन सरकार से ज्यादा इस पर उन शैतानों की पैनी नजरें हैं जो दवाओं और मेडिकल उपकरणों से लेकर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी के काले खेल में लगे हैं। बिहार के हाजीपुर में भी पुलिस ने सांसों की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया है। प्रशासन की छापेमारी में कई ऑक्सीमीटर और करीब 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ हाजीपुर की ही नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों से कालाबाजारी की ढेरों कहानियां सामने आ रही हैं। आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इसी के मद्देनजर टीम बनाकर टाउन एसएचओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, बीडीओ, सीओ के नेतृत्व में यहाँ छापेमारी कराएगी, जिसमें खाली और भरे टोटल 82 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। साथ ही इनके द्वारा विकास कुमार के द्वारा बताया गया कि 40 सिलेंडर ये वेस्ट बंगाल रिफिलिंग के लिए भेजे हैं। इनके ऊपर जो ड्रग कंट्रोल के अंतर्गत एफआईआर और आपदा अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च कराया जा रहा है। साथ ही इस सिलेंडर को जब्त करके हम लोग उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल को सौंप रहे हैं। रोहतास जिले के डेहरी में प्रशासन ने विकास ट्रेडर्स पर छापा मारकर करीब 91 सिलेंडर जब्त किए। बताया जा रहा है कि यहां एक ऑक्सीजन सिलेंडर 30,000 से 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। उधर दिल्ली पुलिस ने भी ग्रेटर कैलाश इलाके में रेड डालकर मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वाली टीम का भांडाफोड़ किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 82 कंसंट्रेटर पाइप, 3,486 थर्मोमीटर्स, 263 डिजिटल गन थर्मोमीटर्स, 684 ऑसीमीटर्स और 10 नेबुलाइजर बरामद किए गए हैं। दिल्ली की लोधी कॉलोनी के सेंट्रल मार्केट से भी पुलिस ने एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर एक गोडाउन से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बरामद हुए हैं। 20,000 के इन कंसंट्रेटर को आरोपी 50 से 70,000 में बेच रहे थे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी पुलिस ने एक शख्स के पास से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी की एक ऐसी ही क्रूर कहानी यूपी में सामने आई है। खास बात यह है कि अलीगढ़ के जिस सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट राधा इंडस्ट्रियल गैस में जिन सरकारी कर्मचारियों को जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन वितरण की जिम्मेदारी सौंपी थी, वही ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने लगे। आरोप है कि पीयूष, समीर व दीपक की तिगड़ी ऑक्सीजन प्लांट से ट्रक भर भर के ऑक्सीजन की सप्लाई नॉन कोविड अस्पतालों को कर रहे थे, जब प्लांट की मालिक आस्था अग्रवाल ने थाना जवा में कालाबाजारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीयूष साराभाई जी आए थे मेरे क्लास पे, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे, वो ठीक था। उन्होंने अपने 2 फ्रेंडों को बुलाया
फ्रेंडों को बुलाने के बाद बोलते हैं कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आया है यहाँ पर। मैंने कहा ये शो अगर आप मैनेज कर रहे हो, बोले कि मैं सिर्फ समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लीजिए। धीरे धीरे सर उनका समाज सेवा का जो रूट था सर वो चेंज हो गया। वो बोलने लगे मुझसे कि नहीं, मुझे तो इसमें 50% पार्टनरशिप चाहिए। लेकिन ये लोग मुझे इस चीज़ को टॉर्चर कर रहे हैं कि 30% दे दो, 40% दे दो, 50% दे दो। हमारा इसमें कमीशन आप सेट करो, हम 24/8 हम बेवकूफ़ नहीं है कि जो हम आपके यहाँ प्लांट पे काम करेंगे। मैंने जब इस चीज़ को मना कर दिया सर तो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाने लग गए। राधा गैस एजेंसी के संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। मैं कल से इसकी जांच प्रारंभ करूंगा और 3 दिन के अंदर सभी तथ्यों से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दूंगा। ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपनों को खो रहे हैं और ऐसे ही जरूरतमंद लोग 5,000 रुपए में बिकने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 रुपए तक में खरीद रहे हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी तक के कई शहरों का यही हाल है। दिन भर गैस प्लांट के बाहर खड़े रहने के बावजूद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं और गैस ब्लैक में बेची जा रही है। यूपी के मुरादाबाद की तरह ही मेरठ की ये तस्वीरें भी ऑक्सीजन की कमी न होने के सरकारी दावों की पोल खोल रही हैं। मेरठ जिले में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कोरोना मरीजों के तीमारदारों को 10 से 12 घंटे लाइन में लगने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक घंटों घूमने के बाद भी ऑक्सीजन को लेकर लोगों के हाथ खाली हैं। वेंटिलेटर पे है, मैंने पेपर ला के दिए इनको, मेरा पेशेंट वेंटिलेटर पे है। इन्होंने मेरी पर्ची दे दी। पर्ची देने के बाद में मेरा सिलेंडर बाहर पड़ा रहा। बाहर पड़ जाने के बाद में मैं खुद को सिलेंडर को अंदर लेके गया। मैं इनसे कह रहा हूँ मेरा खाली वापस दे दो। हम मार्ग से भी आए, रिटानी से भी, वहाँ वालों ने इधर भेज दिया। इधर वाले बोल रहा है भाई के उधर चले जाओ। देखिए, हमारे यहाँ 5 स्थानों पर ऑक्सीजन लाई जा रही है और उस 5 स्थानों पर रिफिल कर हम हॉस्पिटल्स को भी और लोगों को भी बांट रहे हैं। 2 सेंटर्स हमारे ऐसे हैं जहां पर इंडिविजुअल लोगों को भी दी जा रही हैं। उन दोनों सेंटर्स पर हम करीब 600 से 800 के आसपास संख्या में इंडिविजुअल लोगों को जो होम आइसोलेशन में शायद हैं उनको दे रहे हैं और अभी तक ये सप्लाई काफ़ी पर्याप्त पाई गई है। ये अभी तीन दिन पहले स्टार्ट हुआ नया प्लांट है और यहीं पे गैस जनरेट भी हो रही है, यहीं फिलिंग भी हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पे करीबन 800,000 सिलेंडर फिल हो रहे हैं जो हॉस्पिटल्स को और जो इंडिविजुअल वाकई में बीमार हैं जिनके घर में पेशेंट हैं उनको दिए जा रहे हैं। कोरोना के काल में ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक की कालाबाजारी का खेल देश भर में जारी है। कोरोना महामारी के दौरान जो रेमडेसिविर इंजेक्शन डिमांड में है उसकी कीमत 800 से 3200 रुपए के बीच है, लेकिन इसको कई गुनी महंगी कीमत पर लोग खरीदने को मजबूर हैं। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को दबोचा है जो रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 25 से 50,000 रुपए में बेच रहा था। दिल्ली पुलिस ने डीटीसी क्लस्टर बस सर्विस के डिप्टी मैनेजर को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एक इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेच रहा था। उधर महाराष्ट्र में नासिक पुलिस ने भी टस्लीजुमब इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह एक 40,000 के इंजेक्शन को करीब 4 लाख रुपए में बेच रहा था। कालाबाजारी का ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश के उज्जैन में सामने आया है, जहां प्राइवेट अस्पताल के बाद अब सरकारी अस्पताल की 2 नर्स भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ी गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक ऐसे गिरोह को पुलिस ने दबोचा है जो सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों को ऊंचे दाम पर इंजेक्शन बेच रहे थे। आरोपियों के पास से 14 इंजेक्शंस और 5 बॉक्स फेविफ्लू के जब्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इनके सरगना सुनील मिश्रा का लिंक गुजरात के मोरबी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री से जुड़ा है। हम लोग टच में हैं गुजरात पुलिस से और उससे तालमेल बना करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा न केवल विजयनगर में, इसके अलावा जो 5 मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसी तरह से कनाडिया पे हम लोगों ने करी है और जितने आरोपी पकड़े जा रहे हैं सभी पे NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश भर में चल रहे कोरोना के सर्कस में एम्बुलेंस वाले भी किस कदर हरकत में हैं, इस बारे में मध्य प्रदेश के बालाघाट की खबर आपको हैरान कर देगी। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के लिए मरीज से
15,000 रुपए वसूलने के मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस चालक और उसके मालिक को गिरफ्तार किया है। उधर पंजाब के लुधियाना में एक निजी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज को गुरुग्राम लाने के लिए एम्बुलेंस वाले ने 1,20,000 रुपए वसूल कर लिए। मेरे पास एक फॉरवर्डेड मैसेज था जिसमें मैंने बहुत सारे एम्बुलेंसेज को ट्राई किया। वन ऑफ दैट पर्सन ये वाले थे, कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है। मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। देन आई टोल्ड देम कि ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो आप, इतना तो फेयर बनता ही नहीं है गुड़गांव से लुधियाना का, और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है 70 लीटर्स का। देन दे एग्रीड कि अच्छा ठीक है, आपके पास सिलेंडर है तो आप 20,000 कम दे देना, बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000, इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। दरअसल कोरोना की मजबूरी में मनमाने भाड़े वसूलने की ऐसी शिकायतें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अलावा यूपी में भी एम्बुलेंस के किराए तय कर दिए गए हैं। यूपी में बिना ऑक्सीजन एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने पर 1,000 रुपए प्रति 10 किलोमीटर देना होगा और इसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपए देने होंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्राइवेट एम्बुलेंस पर लगाम लगाने के लिए जब सरकार ने रेट फिक्स किए तो एम्बुलेंस वालों ने हड़ताल कर दी और यही वजह है कि एम्बुलेंस की कमी के चलते लोग कोरोना मरीजों और शवों को निजी वाहनों में ले जाने पर मजबूर हैं। ये मेरा बड़ा भाई है सर, ये सुबह खेल को साफ कर रहा था, रिपट के गिर पड़ा तो इसके पैर टूट गया सर। तो मैं सिविल हॉस्पिटल लेके आया सर, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराया, कहने लगे हड्डी टूट रही है, इसका एक्सरे किया, फिर बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन होगा। मगो जी फिर यहीं पे कर दो। मगो जी हमारे यहाँ तो बंद है कोविड के चलते ऑपरेशन, अब मैं रोहतक के रेफर कर देता हूँ। मगो जी वहाँ पे मगो जी देखो फिर कैसे लेके जाएगा रोहतक सर, वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा सर। ये हड़ताल नहीं है हमारी, ये हमारी थोड़ी सी बेबसी होगी, लाचारी होगी। 3 तारीख को एक NHM से, एक हरियाणा हेल्थ मिशन से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें एम्बुलेंस प्राइवेट जितने ऑपरेटर उनके लिए एक रेट निर्धारित किया है, जो रेट 7 रुपये पर किलोमीटर, और बड़ी गाड़ी जिसमें सारी सुविधाएं होते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसका 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रखा है। 7 रुपये में पेट्रोल की गाड़ी में 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका भी खर्चा गिने तो 12 रुपये खर्चा आता है। ऊपर से कोविड का 100% पेशेंट आ रहा है, उसमें कोविड के एहतियात के लिए जो स्टाफ को हमें सुविधाएं देनी है, सैनिटाइजर हो गया, PP किट होगी, ऑक्सीजन वगैरह होगी, वो सब चीज़ें महंगी है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा खर्चा तो कई गुना ज़्यादा है। देश में चल रहे कोरोना के सर्कस में जब मरीज के हाथों से सांसों की डोर छूट जाती है तो फिर आखिरी सफर का सर्कस शुरू होता है। कोरोना के इलाज पर मोटी रकम खर्च करने के बाद परिजनों को मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसी ही एक क्रूर कहानी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की सामने आई है। तो कोविड के पॉजिटिव ही थे, फिर उसके बाद वो गए लोग हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग आए लोग, पता चला कि यहाँ पे कोविड का होता है, यहाँ पे हाँ बॉडी यहाँ पे आता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए लोग तो पैसा मांगा गया हम लोग से। कितने पैसा मांगा? पहले तो 15,000 मांगा, फिर उसके बाद 14,000 पे फिक्स हुआ और वहाँ से ये लोग गया लोग, वहाँ से लेके आया लोग यहाँ पे। बोल रहे 2 से 3 दिन 60 बॉडी है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। कितना दिन लगेगा बोल रहे? 3 से 4 दिन बोले। आपके कौन है? मेरे फादर है। जाहिर है अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत है, वेंटिलेटर की तो बात ही बेमानी है। अस्पताल के बाहर दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है और इन सब के लिए अस्पताल प्रशासन और सरकार कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं है। और ऐसे ही विकट हालात के बीच देश में कोरोना का सर्कस जारी है। हिंसा किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हमारे देश में भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले दिनों 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे हिंसा विरोध का दम भरने वाले राजनीतिक दल खुद पूरे देश में मचा रहे हैं कोरोना की हिंसा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव खामोशी से निपट गए, लेकिन 2 मई को जब चुनाव नतीजे आए तो फिर उसके बाद न सिर्फ राज्य में कोरोना वायरस अपने विकराल रूप में प्रकट हो गया, बल्कि राजनीतिक हिंसा का दौर भी शुरू हो गया। कोरोना के अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर भी सोशल मीडिया में जमकर खबरें तैरने लगीं। कोई हिंसा की घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने तो कोई हिंसा की तस्वीरें पोस्ट कर इसकी भयावहता बखान करने में जुट गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वहां हिंसा और आगजनी की जा रही है। बीजेपी से जुड़े लोगों का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा और बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार रात से जारी हिंसा में राज्य में करीब 17 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी ने इनमें से 9 लोगों को अपना कार्यकर्ता होने का दावा किया, तो उधर टीएमसी ने भी 7 को अपना बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा भड़काकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश में है। चुनाव बाद हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जारी है, लेकिन कोरोना के इस काल में जो लोग सिस्टम की कमी और सरकार की लापरवाही के चलते बिना दवा और ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं, कोरोना की इस हिंसा के बारे में बोलने को कोई राजनीतिक दल तैयार नहीं है। मैं तो ये इनकार करते हैं कि बंगाल में कोई वायलेंस नहीं है। 10 करोड़ आदमी है, 1-2 छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, और वो भी बीजेपी का इंटरनल झगड़ा है। अगर वो होम मिनिस्ट्री जाके अगर ऐसा करेंगे कि जैसा बंगाल में वायलेंस बढ़े, ये अच्छा नहीं है। अभी होम मिनिस्टर के काम है, जो बोला था ना इस बार बार 200 की पार इस पार, उसका शर्म आना चाहिए और उसको बोलना चाहिए वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज। कोचबिहार से कांथी तक, दार्जिलिंग से दीघा तक, ये सब एरिया में एक साथ चल रहा है। खास करके एक समुदाय का लोग उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। हम लोग प्रतिज्ञा किया है जो बंगाल को जो नॉर्मलसी रिस्टोर करना चाहिए, और रिस्टोर करने के लिए गणतांत्रिक तरीके से हमारा जो कमिटमेंट है भाजपा का, वो करूँगा। மலர்ந்திருக்கிறது சொன்னால் மற்ற ஏரியாக்களில் மலர்வதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. பதவி நிரந்தரமல்ல. कोरोना के इस काल में चुनावी घमासान के बाद अब पश्चिम बंगाल में हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में घमासान मचा है। बंगाल में हिंसा का जवाब बीजेपी ने देश भर में धरने प्रदर्शन से दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसके विरोध में महाराष्ट्र बीजेपी जो है वो अब आंदोलन करती हुई दिख रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए। पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर एक कहर डालने वाला तांडव तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने और मस्तानों ने करने का काम शुरू किया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता सामने आए। महाराष्ट्र से लेकर असम तक और केरल से लेकर यूपी और पंजाब तक देश के कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल हिंसा के खिलाफ 5 मई को विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी में जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह धरने पर बैठे, वहीं हरियाणा में करनाल के सांसद संजय भाटिया लोगों के साथ धरने पर बैठे, जबकि शहर में न सिर्फ लॉकडाउन लगा हुआ था बल्कि जिले में धारा 144 भी लगी थी। इनके जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब भी वो आते हैं तो कोविड गाइडलाइन पूरी तरह से तोड़ी जाती। आपने मुख्यमंत्री की फ़ोटो देखी होगी पिछले 2 दिनों में। आपने यहाँ पे मंत्री जी आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। कुरुक्षेत्र में विज साहब आए थे। तो दूसरे आम आदमी के लिए वो गाइडलाइन है, इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ये देश का जो आज के दिन बुरा हाल हुआ है, इसकी जिम्मेदार बीजेपी की यही नीयत है। मध्य प्रदेश के रीवा में धरने पर बैठे राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल हिंसा के मुद्दे पर धरने का खेल खेलते नजर आए।
मंत्री जी अपने सहयोगियों को बता रहे थे कि कैसे फला आदमी उनकी सलाह मानकर कोरोना से बच गया और दूसरा मर गया। मंत्री जी पूरी तरह टाइम पास के मूड में नजर आ रहे थे। धरने में मौजूद रीवा सांसद समेत मौजूद तमाम विधायकों को वो कोरोना से संक्रमित होने वाले किस्से सुनाकर हंसी ठिठोली करते रहे। धरने में मौजूद एक बीजेपी नेता ने कैमरे देखकर उन्हें इशारे से चुप रहने के लिए कहा, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुके थे। ममता तेरी ये तानाशाही नहीं चलेगी, जब हिटलर की तानाशाही नहीं चलेगी, तुम्हारी भी तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ दिनों में तुम्हारे भी इस अन्याय रूपी राज का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उसके राज का अंत होगा। देश में कहीं हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन तो कहीं चुनाव में जीत का जुलूस। यूपी के पंचायत चुनाव में जीत के बाद की ये तस्वीरें ही ये बताने के लिए काफी हैं कि राजनीतिक दल किस तरह कोरोना हिंसा फैला रहे हैं। यूपी के भदोही में जिला पंचायत सदस्य की जीत पर निकले जुलूस की ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि किस तरह सैकड़ों लोग कोरोना की परवाह किए बिना सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड बिहेवियर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।